हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पाठ परमाणु संरचना में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हुंड्स का अधिकतम बहुलता का नियम तथा पाउली का अपवर्जन नियम पर डिस्कस करेंगे। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि उपकोष, ऑर्बिटल और जो सेल होते हैं इनके बारे में इससे पहली वीडियो में बता चुके हैं। किसी भी उपकोष जो सबसेल होते हैं, सबसेल, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल, इनमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इनके ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स तो एस सबसेल का एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल। कहने का मतलब यह है कि किसी भी उपकोष में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या के आधे ऑर्बिटल होते हैं। जैसे एस सबसेल है तो एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, एस और में केवल एक ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इन ऑर्बिटलों को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, इनके नाम भी होते हैं, एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी ऑर्बिटल यानी जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इनके नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हुंड साइंटिस्ट ने उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का नियम प्रस्तुत किया है। इस नियम के अनुसार मान लीजिए हमें पी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो पी सबसेल जो होते हैं यानी पी सबसेल के 3 कक्षक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये 3 ऑर्बिटल हमने बनाए। अब इन्हें 5 इलेक्ट्रॉनों को हम इसमें भर रहे हैं, तो इसके लिए एक ऑर्बिटल, दूसरा और तीसरा, पहले में इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में इलेक्ट्रॉन और फिर तीसरे में। हुंड के नियम से किसी भी उपकोष के कक्षकों में, किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं और वे तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। इसका मतलब है कि अगर हम पी उपकोष में अगर हमें 5 इलेक्ट्रॉन हमें दर्शाने हैं तो पी उपकोष के 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऑर्बिटलों में हम इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। क्वांटम संख्याओं में आपको बता चुके हैं
कि जो एक ऑर्बिटल होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और वे भी इस प्रकार रह सकते हैं कि उनके चक्रण की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, अर्थात एक की दिशा ऊपर की ओर होनी चाहिए और दूसरे की दिशा नीचे की ओर होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। सपोज कीजिए डी सबसेल में D9 का वितरण करना है, यानी हुंड के नियम से हमें D9 का इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है। तो D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। 9 इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दोबारा से नियम को समझेंगे। किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं, पहले एक, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में। इस प्रकार से 2 3 4 और 5। उसके बाद बताया गया कि वे तब तक युग्मित नहीं होंगे, यानी जब तक इसके जोड़े नहीं बनेंगे, जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। यानी कि जोड़ा बनाने के लिए फिर छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन और ये 9वां इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। अब हम हुंड के नियम के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? इसके अनुप्रयोग, हुंड के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में सबसे पहले उपकोषों के स्थायित्व ज्ञात करने में। जो उपकोषों के जो स्थायित्व होते हैं वो ज्ञात करने में। दूसरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने में। और तीसरा, उपकोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के प्रति आकर्षण ज्ञात करना। पहला पॉइंट है हमारा हुंड के नियम के अनुप्रयोग में उपकोषों के स्थायित्व ज्ञात करने में। उपकोषों के स्थायित्व का मतलब, हमारे पास सपोज कीजिए एक उपकोष है P6, दूसरा है P3, तीसरा है P2। तो जो भी उपकोष पूर्ण भरित होता है, पूर्ण परित, उसके बाद अर्धपरित और उसके बाद अपूर्ण। कहने का मतलब यह है कि जो पूर्ण भरित जो ऑर्बिटल्स होता है वो ज्यादा स्थायित्व होता है, उसके बाद अर्धपूर्ण कक्षक होता है, उसके बाद अपूर्ण कक्षक होता है। यदि इनको हम देखें तो P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो
p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए ये पूर्ण भरित ऑर्बिटल है। और p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और इस तरीके से एक 3 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएं तो 1 2 3, इसका मतलब ये अर्धपूर्ण ऑर्बिटल है। तो ये जो है अर्धपूर्ण कक्षक है। और P2 में क्या है, ये जो है अपूर्ण कक्षक होता है। दूसरी बात, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने में हुंड के नियम की सहायता से आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है। जैसे मान लीजिए डी उपकोष Fe है, Fe+2 में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सेल के अकॉर्डिंग दर्शाया गया है, सेलों के अनुसार। अब हमें Fe+2 में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इसका मतलब है कि अगर हम Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो Fe+2 बनता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। अंतिम डी सब सेल जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और इन 5 ऑर्बिटलों में यानी कि इसमें इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हमें दर्शाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। ये जो ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात ये युग्मित है। और ये 4 ऑर्बिटल जो हैं इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं उसकी जो संख्या होगी, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 4। तो इस प्रकार से हुंड के द्वारा हम आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है उपकोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के प्रति आकर्षण ज्ञात करने में। हम किसी भी कोष के जो कोष होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन नाभिक, उसके पहला कोष दूसरा तीसरा चौथा, S पहले दूसरा तीसरा और चौथा, S और P, SPD, SPD और F, S P D और F। नाभिक के पास जो भी सबसेल पास होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों का जो आकर्षण है वो ज़्यादा होता है। अतः S उपकोष पर आकर्षण ज़्यादा, P पर उससे कम और D उपकोष पर कम और F उपकोष पर सबसे कम होता। इसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली के ने अपवर्जन का मतलब होता है निषेध या रोक। पाउली ने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम संख्याओं से संबंधित अपना नियम प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया कि एक ही परमाणु में या किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। क्वांटम संख्याएं अभी हम पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं।
यदि हम n बराबर 2 ले, इसका मतलब है अगर यदि हम कोष की संख्या 2 है या परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक 7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मानों को लिखें, तो परमाणु क्रमांक 7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं, या हम एक एक करके अगर हम क्वांटम संख्याओं को निकालें तो परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन परमाणु जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। यदि हम इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान लिखें तो प्रथम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश होता है? 1s2 में। तो n की वैल्यू 1 होगी। l क्योंकि ये s उपकोष है, पीछे बता चुके हैं कि l बराबर 0 1 2 और 3 के लिए l का मान अगर 1 है तो s उपकोष p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 मान होते हैं। s उपकोष के लिए l का मान 0, और जब l का मान 0 होता है तो m के मान भी 0 होगा, और s का मान, अगर s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहला और दूसरा। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 क्योंकि इसकी दिशा ऊपर की ओर है। इसी प्रकार से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के लिए, द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर भी 0 और s बराबर -1/2। तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए n, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s2 में प्रवेश करता है तो n का मान 2, l s उपकोष के लिए l का मान 0, m का मान भी 0 और s का मान s उपकोष में तीसरा और चौथा +1/2। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -1/2। इसी प्रकार से पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए तो पांचवें इलेक्ट्रॉन 2p3 में आता है, तो n की वैल्यू n बराबर 2 और p सब सेल के लिए l का मान 1 होता है, p के लिए l का मान 1 और m के जो मान होंगे -1 और s +1/2। ये p सब सेल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 और 7। छठे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -1 0 और +1। इससे पहले हम बता चुके हैं कि यदि m के मान ज्ञात करने हों तो m के जो मान होते हैं वो -l से +l तक शून्य सहित होते हैं, शून्य सहित। l बराबर 1 है तो m का मान होगा -1 0 और +1, अर्थात इसके 3 मान होंगे 3 ऑर्बिटल में पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए, पांचवें इलेक्ट्रॉन यानी जो पांचवें इलेक्ट्रॉन है उसके लिए m का मान -1 है, और छठे इलेक्ट्रॉन यानी जो छठा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए m का मान 0 और s का मान +1/2।
इसी प्रकार सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 1 और m का जो मान होगा वो प्लस का 1 और s का मान प्लस 1/2। इस एग्जाम्पल की सहायता से हम देख सकते हैं कि यदि हम पहले दूसरे की तुलना करें तो n के मान समान हैं, l के भी मान समान हैं, m के समान हैं, परंतु s के मान भिन्न हैं। यदि हम कोई से भी इनमें से किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं की तुलना करें, जैसे सपोज कीजिए तीसरे और चौथे की हम तुलना करें तो n के मान तीसरे और चौथे के लिए समान है, l के मान समान है, m के मान समान है, परंतु s का मान भिन्न होगा। या हम छठे और पांचवें और छठे में तुलना करें तो n के मान समान है, l के मान समान है, s के मान भी समान है, परंतु m के मान भिन्न। अतः हम कह सकते हैं कि एक ही परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। चाहे हम पांचवें की सातवें से तुलना कर लें, चाहे हम दूसरे की चौथे से तुलना कर लें, कहीं भी तुलना कर लें, तो हम ये देखते हैं कि एक ही परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं होते। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल में हम देखते हैं। सपोज कीजिए (2s2) ऑर्बिटल में हम n और l के मान और s के मानों की तुलना कर रहे हैं। तो m2s के लिए n का मान 2, l का मान 0, m का मान, अब s उपकोष के लिए l 0 होती है तो m का मान 0 और s का मान प्लस का 1/2। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर भी 0, परंतु s बराबर -1/2। क्योंकि s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऊपर की तरफ दिशा है, यानी एक की क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एक एंटी क्लॉकवाइज। जो ऊपर की तरफ दिशा है उसे +1/2 से प्रदर्शित करते हैं और जो नीचे की दिशा है उसे -1/2 से करते हैं। अब इसके बाद पाउली के अपवर्जन नियम के निष्कर्ष हैं कि पाउली के नियम की सहायता से हमें किस किस की क्या जानकारी पता चल सकती है। तो पाउली का जो निष्कर्ष हैं उसमें पहला है, किसी कोष यानी कोई भी जो कोष है, कोष हम पढ़ चुके हैं K, L, M, N, नंबर भी 1, 2, 3, 4, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। 2n² होती है। इसका मतलब है कि अगर पहला कोष है तो n का नंबर इसके लिए 1, और जब 1 है तो 2 गुणा 1 का वर्ग = 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार n बराबर 2, यानी 2 के लिए दूसरे कोष के लिए तो 2 गुणा 2 का वर्ग बराबर 8, यानी दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा है, किसी कोष n में, अगर कोष n है में उपकोषों की संख्या उसकी क्रम संख्या के बराबर होती है। क्रम संख्या के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए n बराबर
2 है, या एल कोस के लिए n बराबर 2। तो दूसरे कोस में 2 कोस होते हैं 2s और 2p। तो इनकी जो संख्या है यानी s और p दो संख्या और इसकी क्रम संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, उपकोषों में उपकोष कौन कौन से हैं, S, P, D, F में इलेक्ट्रॉन की संख्या की जो अधिकतम संख्या होती है, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 होती है। चौथा होता है किसी कोष जो कोष होते हैं, मान लीजिए n में जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल की जो संख्या है बराबर n स्क्वायर होती है। की संख्या कैसी होती है, n स्क्वायर, अर्थात उस कोष की जो संख्या होती है उसके वर्ग के बराबर होती है। जैसे L, यदि हम दूसरे कोष की बात करें, कोष 2 मीन L कोष, तो L कोष के लिए n बराबर 2, तो L के जो मान होंगे वो 0 और 1 दो मान होंगे, क्योंकि L हम जानते हैं L बराबर होता है 0 से n-1 तक। तो 0 और 1 दो मान होंगे। यदि m के मान देखें, यदि L का मान 0 है तो m का मान 0 होगा, और यदि L का मान 1 है तो m के मान -1, 0, +1 होंगे। कैसे, m बराबर होता है -L से +L तक 0 सहित। तो यदि इसके कुल मान देखें, कुल मान कितने होंगे, 1 और 3 कुल मिलाने के बाद 4 मान होंगे। तो यदि दूसरा कोष है तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और है n+L का नियम। n+L का नियम क्लेचकोव्स्की नाम के वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और उसमें इलेक्ट्रॉन उपकोषों में किस प्रकार भरे जाते हैं इस पर आधारित ये नियम है n+L का नियम। बहुत महत्वपूर्ण नियम है। क्लेचकोव्स्की वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है। n+L मीन मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंत क्वांटम संख्या। अफवाहों के नियम में हम पढ़ चुके हैं ऊर्जा का बढ़ता क्रम 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। इस प्रकार से हम आगे ऊर्जा का बढ़ता क्रम पढ़ चुके हैं। यदि हम n बराबर 1s उपकोष के लिए n और l की वैल्यू को लिखें तो n का मान 1 और s उपकोष के लिए l का मान 0। इसके लिए अगर हम n का मान 2, l उपकोष के लिए मान 0, इसके लिए 2, 1, 3, s उपकोष के लिए l का मान 0, p उपकोष n का मान 3, इसके लिए मान 1, 4, l का मान 0, 3 और d उपकोष के लिए l का मान 2। p उपकोष के लिए n का मान 4 और l का मान 1, इसी प्रकार 5 और s उपकोष के लिए l का मान 0। यदि हम इनका योग करें देखें तो 1, 2, 3, 4, 4, 5,
5 और 5। पहला नियम कहता है n+l के फर्स्ट नियम के अनुसार, जो फर्स्ट नियम है, पहला नियम, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाते हैं जिसके लिए n+l का योग कम होता है। सपोज कीजिए, जैसे यदि हम देखें कि 2p व 3s में, तो 2p में देखें तो 2n का मान 2 और l का मान 1, यानी कि कुल योग 3, और 3s के लिए n बराबर 3 और l बराबर 0, इसका योग भी 3। इससे पहले 1s और 2s को देखें तो 1s के लिए n बराबर 1, l बराबर 0, 2s के लिए n बराबर 2 और l बराबर 0, योग 1 और 2। तो 1s और 2s उपकोष में n+l का योग पहले यानी 1s के लिए कम है और 2s के लिए मान जो है अधिक होता है, 2 होता है। तो नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान कम होता है, अर्थात 1s और 2s में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1s में पहले प्रवेश करता है। इसी प्रकार यदि हम सेकंड नियम है इसका, 2p में इलेक्ट्रॉन 3s से पहले प्रवेश करता, 3s से पहले प्रवेश करता। 2p के लिए n का मान 2, l का मान 1, यानी कि योग 3। 3s के लिए n का मान 3, l का मान 0, योग 3। यदि n+l का योग समान हो, n+l का योग समान हो, तो दूसरा नियम है कि n+l का योग यदि समान है तो उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान कम होता है, अर्थात 2p में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3s से पहले प्रवेश करेगा। इसी प्रकार यदि हम देखें 4p और 5s में देखें, यदि हम 4p और 5s में देखें, 4p व 5s, तो 4p में इलेक्ट्रॉन यानी 4p में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5s से पहले प्रवेश करता है, तो 4p के लिए n का मान 4 और l का मान 1, यानी कि योग जो बैठा, योग बराबर 5। 5s यानी 5s के लिए n बराबर 5 और l बराबर 0, इसका योग बराबर 5। दोनों का योग कैसा है, समान है, परंतु जिसके लिए n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। तो दूसरा नियम है, एक बात ध्यान से सुने, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश पाते हैं जिसके लिए n+l का मान कम होता है। दूसरा, यदि n+l का मान समान हो तो उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान कम होता है। इसके साथ ही आज एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।